जनरल वन स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः अजरबैजान को लेकर आई एक अपडेट से। अजरबैजान वो देश है जिसको आपने आमतौर पर इंडियन मेड वेपन सिस्टम और दूसरी जो चीजें हैं उसकी बुराई करते देखा होगा। और कई बार ऐसा भी हुआ है जब अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सामने से आकर इंडियन मेड वेपन सिस्टम जो कि अर्मेनिया को एक्सपोर्ट किए गए थे उनको क्रिटिसाइज किया है। लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान वो देश जो भारत के हथियारों को गाली देता नजर आता था, उन्होंने खुद जो इस समय मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनका सहारा लेकर भारत के पास वो क्वेरीज को भेज रहा है। और ये क्वेरीज है पोटेंशियल सेल की, जो कि इंडियन मेड वेपन सिस्टम की है। यानी अजरबैजान अब खुद जो है इंडियन मेड वेपन सिस्टम को लेकर इंटरेस्टेड है और दूसरे देशों की सहायता लेकर के वो इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। माना जा रहा है कि इस समय अजरबैजान की नज़र भारत के जो रॉकेट सिस्टम और जो एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम है इन पर टिकी हुई है। हास्यप्रद बात यह है कि इनके खुद के डिफेंस मिनिस्ट्री ने यह कहा था कि भारत चाहे जितना भी मर्जी अपने वेपन सिस्टम को अर्मेनिया को एक्सपोर्ट कर ले, लेकिन इसका कोई भी इम्पैक्ट अजरबैजान के ऊपर नहीं पड़ेगा, ना ही मिलिट्री बैलेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है। और अगर पड़ा भी तो वो ना के बराबर होगा, क्योंकि अजरबैजान का ये मानना था कि वो बेसिकली भारत के वेपन सिस्टम को ईजिली काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अचानक से अजरबैजान लगातार जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम को क्रिटिसाइज करता था, वो इस समय इनको लेकर इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें कि अजरबैजान का जो रुझान है वो सिर्फ इंडिया की तरफ नहीं बल्कि तुर्की और इसराइल की सहायता से वो ये काम और ज्यादा सुगम बनाना चाहता है। लेकिन एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया लगातार अर्मेनिया को अपने हथियार एक्सपोर्ट करता रहा है और आने वाले भविष्य में इंडिया अर्मेनिया को अपने जो दूसरे एडवांस वेपन सिस्टम है वो इसी प्रकार एक्सपोर्ट करता रहेगा। अब अजरबैजान के साथ भविष्य क्या होगा ये तो हमें भविष्य में ही पता चलेगा। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना इस समय मिग-21 को रिटायर नहीं कर पा रही है, और जो रिमेनिंग मिग-21 है ये तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक भारतीय वायुसेना के पास उचित संख्या में तेजस मार्क 1 आ नहीं जाते। लेकिन इसी बीच एक बड़ा कदम भारतीय वायुसेना की तरफ से उठाया गया है, जहां पर भारतीय वायुसेना ने जो तेजस मार्क 1A एफओसी स्टैंडर्ड के हैं यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के, इन्हें वेस्टर्न बॉर्डर्स पे डिप्लॉय कर दिया है। और ये जो डिप्लॉयमेंट हुआ है, माना जा रहा है कि ये मिग-21 जो वहां पर डिप्लॉयड है उनको बेसिकली एड करने के लिए है। और क्योंकि मिग-21 का रिटायरमेंट जो प्रोसेस था उसमें कहा गया था कि ये एयरक्राफ्ट मुख्यतः 2025 के मध्य तक रिटायर कर दिए जाएंगे, जब भारतीय वायुसेना के पास उचित संख्या में तेजस मार्क 1A आ जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय वायुसेना को अभी तक जो पहला तेजस मार्क 1A है इसका इंतजार है, और जब तक ये उचित संख्या में आते नहीं मिग-21 जाएंगे नहीं। और अब यह माना जा रहा है कि पूरी तरीके से भारतीय वायुसेना से जो विदाई है मिग-21 की, ये 2026 तक का समय ले सकती है। लेकिन अब क्योंकि वो काफी पुराने एयरक्राफ्ट है और उनको उड़ाना खतरे से खाली नहीं है, और इसीलिए भारतीय वायुसेना ने उनको एड करने के लिए जो तेजस एफओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है इनको डिप्लॉय कर रखा है। इस समय जो तेजस एफओसी स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली एडवांस एयर टू एयर मिसाइल और जो दूसरे घातक हथियार है इनसे इक्विप्ड है, जिसमें जो R-77 जैसी मिसाइल्स भी शामिल है। और ये जो आर्मामेंट है ये बेसिकली तेजस मार्क 1 की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात एक ये है कि जब तेजस मार्क 1A आएंगे तो इन्हें भी राजस्थान के नाल एयरबेस में डिप्लॉय करना है। और जो एफओसी वेरिएंट होंगे तेजस मार्क 1A के, हालांकि सभी एयरक्राफ्ट एफओसी स्टैंडर्ड के ही होने वाले हैं, लेकिन ये अस्त्र जैसी घातक मिसाइल से इक्विप्ड होकर आएंगे। और आने वाले भविष्य में इनको ब्रह्मोस NG जैसे हथियार से इक्विप किया जाएगा, जिसके बाद दुश्मन के लिए इनसे पार पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अभी इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय वायुसेना अपनी कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और ना चाहते हुए भी उन्हें जो पुराने फाइटर जेट्स हैं वो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और देखना है कि अभी कब तक हमें ये चीजें होती दिखाई पड़ेंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना अपनी ताकत में लगातार इजाफा करने का प्रयास कर रही है, और उसी क्रम में उनके पास जो सबसे एडवांस फाइटर है वो फिलहाल JF-17 थंडर और जेटन है, जो कि वो क्लेम करते हैं कि एक 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। लेकिन अब वो इस कैपेबिलिटी से भी ऊपर उठ करके एक ऐसा एयरक्राफ्ट विकसित करना चाहते हैं जिसका रडार क्रॉस सेक्शन रिड्यूस्ड हो, इसके अलावा उस पर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक हो, एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार हो, और दूसरे एडवांसमेंट हो जिससे कि इसकी बेटर सर्वाइबिलिटी बढ़ सके, और उसका जो ऑफेंसिव रोल है उसको एनहांस किया जा सके, जिसमें एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स के इंटीग्रेशन की बात की गई है। अब इनिशियल रिपोर्ट ये इंगित करती है कि पाकिस्तान अपने PFX प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर ये क्लेम किया जाता है कि ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि JF-17 थंडर और J-10 से टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस होगा, और उसमें हाईली लोकलाइज्ड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर
जो रिपोर्ट्स है वो ये भी इंगित करती है कि पाकिस्तान का ये कहना है कि जो कॉन्सेप्ट है इसे 2035 तक पूरा कर लिया जाएगा, या यूं कह ले एयरक्राफ्ट को 2035 तक सामने लाए जाने की जो बात है वो की जा रही है। और इसी क्रम में वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को भी साथ लेकर के चलने वाले हैं। यानी एक तरफ जहां उनको लगता है कि चाइना का J-35 उनके बेड़े को 2035 तक ज्वाइन कर लेगा, तो PFX प्रोग्राम के अंतर्गत जो एक नया फाइटर एयरक्राफ्ट है तब तक भी विकसित हो जाएगा। अब पाकिस्तान इसको मुख्य तौर पर यह क्लेम करता है कि ये जो उनके मौजूदा F-17 थंडर और J-10 है उनसे कहीं ज्यादा एडवांस होगा, और जो एडवर्सरीज हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जवाब होगा, क्योंकि ये एडवांस एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड वेपन से इक्विप्ड होगा जो कि लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कर सकेंगे। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान के इस एयरक्राफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है और डिजाइन है वो कब तक तैयार होती है। क्या यहाँ पर वाकई कोई नया प्रोग्राम है, या प्रोजेक्ट अज़्म जैसी ये भी एक हाइप है जो कि पाकिस्तान की तरफ से इस समय क्रिएट की जा रही है। तो आने वाला भविष्य काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस प्रोग्राम को लेकर वाकई सीरियस है और अगर वो इस चीज को विकसित कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान के पास क्या उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उतने पैसे हैं कि वो इस पे इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों, रशिया अपने जो Su-57 फैलन है उसको किस प्रकार से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे रहा है, ये बात हमसे छिपी नहीं है। और इसी क्रम में सुखोई डिजाइन ब्यूरो ने हाल ही में अपना एक जो वीडियो है वो रिलीज किया है, जहां पर वो अपना 50वां एनिवर्सरी मनाते नजर आए। लेकिन इस दौरान रशियन मीडिया आउटलेट जिसका नाम रशिया वन है, उन्होंने इस कटिंग एज एयरक्राफ्ट को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पिक्चर्स के साथ साथ वीडियोस भी शेयर करी, जहां पर रशिया का Su-57 फैलन जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसमें किए गए जो सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है वो हमें देखने को मिली। इसमें प्रोपल्शन सिस्टम, एवियोनिक्स, मैन अनमैन टीमिंग कैपेबिलिटी, इसके अलावा जो दूसरे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इनके इंकॉर्पोरेट किए जाने की बात सामने आई। और हाल ही में Su-57 फैलन का एक वीडियो सामने आया है, जहां पर ये नेक्स्ट जनरेशन के इंजन जो कि 2 डायमेंशनल जो नोजल डिजाइन है उसको फीचर करते हैं, उसके साथ टेस्टिंग में नजर आया। यानी कि Su-57 फैलन को एक नया इंजन जो कि 2 डायमेंशनल नोजल डिजाइन है इसके साथ फीचर हुआ है, और वो इंजन हमें स्पॉट भी हुआ है। और ये इस चीज का प्रमाण है कि ये Su-57 की जो स्टेल्थ, एजिलिटी और थ्रस्ट वेक्टरिंग कैपेबिलिटी है इसमें एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। ट्रेडिशनल सर्कुलर नोजल की तुलना में जो 2D नोजल होते हैं ये बेसिकली रेडार सिग्नेचर को रिड्यूस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब क्योंकि Su-57 फैलन भी F-22 रैप्टर जैसे नोजल के साथ नजर आ रहा है, तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इस चीज का प्रमाण है कि रशिया अपने Su-57 फैलन को लगातार मैच्योर कर रहा है, और एक के बाद एक जो टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन है वो Su-57 को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं। इसके अलावा जो एक नया हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम है ये भी Su-57 फैलन में इंटीग्रेट किया गया है, जो कि पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस को काफी ज्यादा बढ़ाएगा। वही नेक्स्ट जनरेशन के जो वेपन सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन की बात भी की गई है। और ये सारी चीजें इस समय रशिया भारत को इंगित करके पब्लिश कर रहा है। उसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट है। रशिया आज भी चाहता है कि भारत इस प्रोग्राम को फिर से ज्वाइन करे, ताकि दोनों देश मिल करके जो उन्नत FGFA है इसको विकसित कर सके और इस्तेमाल भी कर सके। अब देखना भारत की तरफ से है कि भारत इसको लेकर कितना इंटरेस्टेड है। आपको क्या लगता है, भारत को Su-57 फैलन लेना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।